Good evening everyone. Welcome to परिश्रम बैच. This is शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर. प्यारे बच्चों, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर. कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. सूरज, कनिष्क, सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई. सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है. पवन, भूदेव, मनीषा, हरिकेश. चैट थोड़ा स्लो दिख रहा है भाई आप लोगों का. हाँ, लोकेश, राजीव, नीलू, अनंत, देवेश, पंडित जी, अनुराग है, स्वीटी कुमारी, मनीषा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है. कैसे आप लोग? प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका ये चैप्टर होने वाला है लगभग कंप्लीट, है ना. कंप्लीट हो चुका है, कुछ आखिरी की एक दो चीजें ही रह गई हैं. आज के इस सेशन में हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को पूरी तरीके से खल्लास करेंगे. राइट. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अंशिका, खुशी, चांदनी, योगेश, सुनील, सचिन, सभी प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल का बहुत बहुत वेलकम है भाई, और बहुत बहुत आशीर्वाद भी है. हाँ, राइट. सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, जो कि एक लास्ट टॉपिक रह गया था, और फिर उसके बाद हम लोग धुआंधार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज ही करेंगे. राइट. तो जो प्रैक्टिस सेशन में अलग से लेता था, वो प्रैक्टिस सेशन हम लोग आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केवल एक छोटू सा एक टॉपिक मेरे को कंप्लीट करना है, मीटर ब्रिज. उसके बाद हम लोग बेटा सीधे सीधे जो है प्रैक्टिस में आ जाएंगे. राइट. यस भाई, आप लोगों का जो जोश है वो बड़ा जो है यार कम लग रहा है आज चैट बॉक्स में. आज चैट बॉक्स में जोश कम लग रहा है भाई साहब. थक गए हैं क्या? थक गए हैं क्या? साक्षी कह रहे हैं सर सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस करा दो. करा देंगे भाई, करा देंगे, करा देंगे. यस यस यस. हाँ, मीटर ब्रिज बेटा आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है. चलिए भाई, आज के सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत. देखो, हम लोग को सबसे पहली बात तो यह है भाई साहब कि सिलेबस में क्या था. जल्दी से सभी लोग जो है सिलेबस को चेक कर लो, क्या क्या चीजें थी और हम लोग क्या क्या यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं. जरा सुनिएगा. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई साहब, खूब धुआंधार तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी मेटेलिक कंडक्टर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई साहब. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. मोबिलिटी क्या होती है बोलो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. इन डिटेल क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और उसका रिलेशन करंट के साथ क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन प्यारे बच्चों, वो भी हम लोग जो है कर चुके हैं. वॉइस कुछ क्लियर नहीं आ रही है क्या? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं. ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक है क्या? ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक है क्या? प्यारे लाल बाल गोपाल जल्दी से बता दो भाई. ओम्स लॉ बेटा, मैंने ओम्स लॉ आप लोगों को पढ़ा दिया है. वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर एंड नॉन लीनियर. वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ. ओमिक और नॉन ओमिक दोनों रेजिस्टर्स के लिए भाई साहब, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना. इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग. रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग. राइट. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं प्यारे बच्चों. फिर देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बोलो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई साहब. ठीक. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में, ये भी हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं. बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? किरचॉफ साहब के रूल्स भी पढ़ चुके हैं. और भाई साहब व्हीट स्टोन ब्रिज भी हम लोग बोलो पढ़ चुके हैं. राइट है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ चुके हैं बेटा. इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज, इसलिए मैं ये भी आपको आज ही पढ़ा देना चाहता हूं कि भाई अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए मीटर ब्रिज के ऊपर, तो उसको भी हम लोग एकदम धुआंधार तरीके से कर सकें. स्वीटी बेटा क्या क्वेश्चन है भैया, देख ले रहे हैं जरा, है कुछ लोगों के डाउट आ गए.
सर वीट स्टोन ब्रिज जो है वो फिर से बता दीजिए। सर मीटर ब्रिज तो डिलीटेड है, मीटर ब्रिज कट है, मंडे स्कूल में सेकंड थर्ड यूनिट का टेस्ट है, तो बताओ हम क्या करें? है मेहनत करो भाई। सर टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा क्या? बेटा ये तो आपको बिल्कुल मिलेगा नीतीश भाई, सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, जब टाइम आएगा अपने आप मिल जाएगा, राइट। तो भैया मीटर ब्रिज, देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, सिलेबस में, क्योंकि कुछ बच्चों को सिलेबस में मीटर ब्रिज दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि सर मीटर ब्रिज तो हटा दिया गया। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल भी कुछ ऐसी चीजें थी जो सिलेबस में नहीं लिखी थी लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, राइट। तो मेरी एक आदत रही है शुरू से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा सा सिलेबस के लेफ्ट में और थोड़ा सा सिलेबस के राइट में नजर जरूर मार देता हूं। भले मेरे को 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़ जाए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का सा लेफ्ट हल्का सा राइट वाली चीजें बेटा कवर कर लेना चाहिए, उसमें आप हमेशा सेफ साइड रहोगे, राइट। लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट केवल इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से चलोगे तो आप के साथ धोखा हो सकता है। पता चला कि भैया हम तो वीट स्टोन ब्रिज पढ़ के गए और वहां पर क्वेश्चन मीटर ब्रिज का आ गया, और बोर्ड वालों की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये होगा कि भैया वीट स्टोन का ही तो एक पार्ट है मीटर ब्रिज, तो फिर आप फंस जाएंगे, राइट, आप फंस जाएंगे। इसलिए बेटा इसको जो है हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। सो मीटर ब्रिज जो है वो किस तरीके का होता है देख लो, एकदम बउआ छाप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सब लोग देख लो। मीटर ब्रिज के केस में एक वायर होता है 100 सेंटीमीटर लेंथ का, चेक कर लो, एक वायर है जिसका नाम है AC, एक वायर है A से लेकर के C तक। चलो पहले इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको ये रेडीमेड वाला डायग्राम जो है वो दिखाता हूं। पहले सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा भैया? रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो एक सर्टेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ये हमारे पास बेटा एक वायर है, AB वायर है, राइट, और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए 2 ही तरीके थे हमारे पास, एक था वीट स्टोन ब्रिज और दूसरा उसी का ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है भाई साहब मीटर ब्रिज। तो हम लोगों ने बेटा मान लिया कि एक वायर है, 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है हमारे पास, राइट, एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर देगा। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R1 बोल दे रहा हूं, और जो अननोन रेजिस्टर है उसकी वैल्यू को मैं R2 बोल दे रहा हूं, राइट। अगर मैं आप लोगों को वीट स्टोन ब्रिज याद दिलाऊं बेटा, तो वीट स्टोन ब्रिज का एक बैलेंस्ड कंडीशन मैंने पढ़ाया था, जिसके केस में फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, राइट है क्या? राइट है क्या? चैट को मैं कर रहा हूं बंद, मेरी बात को बहुत ध्यान से बेटा जी सुनिएगा। अगर वीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो बैलेंस्ड कंडीशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या था? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब यहां पर उसी चीज को हम लोग लाने वाले हैं। कैसे लाने वाले हैं जरा ध्यान से सुनो, है ना। किसी भी वीट स्टोन ब्रिज में भैया 4 रेजिस्टर्स होते थे, 2 डायगोनल्स पर, एक पर सेल और एक पर गैल्वेनोमीटर होता था। तो यहां पर भी भैया एक सेल है, तो ये देखिए हमने एक जो है सेल यहां पर जोड़ दिया है, और एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हम लोग इस तरीके से जोड़ रहे हैं, यहां बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर के साथ बेटा एक मूवेबल जॉकी इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर एक पॉइंट हो गया जिसका नाम है J, राइट। ये J जो पॉइंट है वो A से B के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं नाम दे सकता हूं, दिस इज मूवेबल जॉकी, राइट। ये नाम है यार, एक समझ लो एक सिंपल सा पिन है जो कि A से लेके B तक जो है वो कहीं भी मूव कर सकता है क्योंकि ये मूवेबल है। अब मैटर ये है कि भैया गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए अगर वीट स्टोन ब्रिज को हमें बैलेंस करना है तो, राइट। सबको ये कंडीशन याद होगा कि भैया ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कितना हो भाई साहब? 0 के बराबर। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, यहां भी करंट कितना है? 0 के बराबर। यानी कि इस बैटरी से बेटा करंट निकलेगा,
करंट जब यहां पर पहुंचेगा तो कुछ करंट इधर चला जाएगा I1 और कुछ करंट इधर चला जाएगा I2। ये I2 करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट जाना नहीं है, पूरा का पूरा I2 करंट इधर जाएगा और इधर से होते हुए वही I2 करंट वापस आएगा, इधर से I1 करंट आएगा और फाइनली I करंट जो है वो सेल में वापस चला जाएगा। राइट अच्छा, एक चीज और सब लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो वायर AB है, इस पूरे वायर में बेटा रेजिस्टेंस है। ये जो AB है ये पूरा का पूरा इस तरीके का एक रेजिस्टेंस वायर है, पूरे वायर AB में रेजिस्टेंस है। राइट क्योंकि हम सबको एक कॉन्सेप्ट पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहां पर भी बोल सकता हूं कि भैया रेजिस्टेंस ऑफ द AB वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ AB, है ना। जितना बड़ा इसका लेंथ होगा भाई साहब, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बेटा इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा। लेट अस सपोज वो कांस्टेंट हमारा K के बराबर है। ये K क्या है हमारा? दिस K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे भैया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट कांस्टेंट इज सिंपली K। राइट अब यहां पर जरा इस सिस्टम को देखो और किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिस्टम को देखो और दोनों में देखो कितनी सारी सिमिलरिटीज हमें दिखाई पड़ रही है भैया, कितनी सारी सिमिलरिटीज दिखाई पड़ रही हैं। इसमें बेटा 4 रेजिस्टेंसेस थे, R1 R2, यहां पर था R3 और यहां पर था हमारा R4। एक सेल बेटा जुड़ा हुआ था, सेल इस तरीके से करंट दे रहा था I करंट। राइट और ये I करंट जैसे ही यहां आगे बढ़ रहा था ये करंट डिवाइड हो रहा था भैया, इधर जा रहा था I1, इधर की तरफ जा रहा था I2। गैल्वेनोमीटर में बोलो कोई करंट गया नहीं था, तो पूरा का पूरा I1 इधर करंट आया था, I2 वाला करंट इधर आया था। इस पॉइंट पर दोनों जुड़ करके वापस I करंट चला गया था। राइट इस सिस्टम को बेटा देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज को और इसको देखो, क्या ये दोनों सिस्टम बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं? कहेंगे सर कैसे? देखो बेटा R1 रेजिस्टेंस यहां भी है, R2 है, देखो इसमें भी R1 भी है और इधर R2 भी है, या इधर को देख लो ये R3 भी है। राइट तो ये R1 R2 हो गया, तो इसमें R1 और R3 हो गया। राइट अब यहां पर अगर ये एक वायर है A से लेकर J तक का, तो A से लेकर J तक का जो वायर है उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा भाई साहब। A से J तक का जो वायर है उसका अपना रेजिस्टेंस भी रहा होगा RAJ। सिमिलरली J से लेकर B तक का जो वायर है, J से लेकर B तक का जो वायर है बेटा उसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, दैट इज RJB, है ना। तो एक हिसाब से अगर देखो तो इस डायग्राम में भी कितने रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं भाई साहब? 4, R1 RAJ, R2 RJB। राइट यहां पर क्या था? R1 R2 R3 R4। 4 रेजिस्टेंस यहां भी है, 4 रेजिस्टेंस यहां भी है। गैल्वेनोमीटर इसमें भी है, गैल्वेनोमीटर उसमें भी है, गैल्वेनोमीटर में करंट वहां भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। एक सेल यहां भी है, एक सेल यहां भी है। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आई कि हां सर सिमिलरिटी तो दिखाई पड़ रही है? सर ये बात हम लोग मानते हैं, जल्दी से जरा थम्स अप करके बता दो हमें। तो कितने लोगों को सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है दोनों में कि हां सर जो बात आप बोल रहे हो वो बात सही है कि भैया 4 रजिस्टर्स इधर है, 4 इधर भी है, एक गैल्वेनोमीटर इधर भी है, इधर भी है, एक सेल इधर भी है, एक सेल इधर भी है। जल्दी से बेटा सब लोग जरा बता दो, मेरे को आइडिया लगेगा कितने लोगों का ऊपर वाला माला जरा चल रहा है। जल्दी से सब लोग भाई थम्स अप कर दीजिए। तो 90% बच्चों को बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है कि हां सर सिमिलरिटी है। जिन 10% को नहीं आई है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं भैया बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ध्यान से सुनोगे बेटा, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, तो ये सब अपने आप सब समझ में आएगा। जब 90% लोगों को समझ में आ रहा है तो भाई आपको भी आएगा। राइट जरा ध्यान से अब फिर से एक बार मेरी बात को सुनो। एक रेजिस्टेंस ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। इसमें करंट जा नहीं रहा है, यानी कि ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज हमारा बैलेंस्ड स्टेट में है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो हम फिर से कंडीशन बनाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ R1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AJ इज
इक्वल टू रेजिस्टेंस R2 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर JB। तो यहां से बेटा अननोन रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, R2 वाला। वो R2 वाला रेजिस्टेंस आप सिंपली निकाल पाओगे, दैट इज RJB अपॉन RAJ टाइम्स R1, राइट। अब क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हुए क्या मैं लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ AJ इज इक्वल टू K टाइम्स लेंथ ऑफ AJ। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ JB इज इक्वल टू K टाइम्स लेंथ ऑफ JB, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। सेम वही चीज को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। जैसे ही मैं यूज करूंगा जरा देखना, R2 इज इक्वल टू RJB की जगह K टाइम्स LJB, इसकी जगह K टाइम्स LAJ टाइम्स R1। जरा चेक करो बेटा, K से K कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई, लेंथ ऑफ JB अपॉन लेंथ ऑफ AJ टाइम्स R1। जरा चेक कर लो क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया भाई, R2 की वैल्यू निकल करके आ गई लेंथ ऑफ JB। अब ये लेंथ तो हम लोग नाप ही सकते हैं ना भाई, टोटल 100 सेंटीमीटर था। अगर ये नल पॉइंट, इस J को बेटा हम लोग बोल देते हैं नल पॉइंट, है ना। मूव करा के आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे थे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो, 0। यानी कोई एक पॉइंट A से B के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जब टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा भैया, 0। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, नल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या नाम हम लोग देते हैं भैया, नल पॉइंट, राइट। तो आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया, A से B के बीच में आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया, और बस AJ वाला लेंथ, अगर हमें ये लेंथ पता हो, फॉर एग्जांपल ये लेंथ अगर L के बराबर है, तो बेटा J से लेके B तक का जो लेंथ होगा दैट विल बिकम 100 सेंटीमीटर माइनस L। सिंपल सी बात है। अगर ये लेंथ हमारा L के बराबर है तो रिमेनिंग लेंथ प्यारे बच्चों 100 माइनस L हो जाएगा। तो यही वैल्यूज मैं उठा करके यहां पर रख देने वाला हूं, राइट। जैसे ही मैं रखूंगा इसके आगे आप देख सकते हो R2 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी भैया, JB का लेंथ हो गया 100 माइनस L, AJ का लेंथ हो गया L टाइम्स R1, राइट है क्या। जल्दी से हार्ड स्पैम कर दीजिए अगर मेरी बात आपको 100% समझ में आ गई है तो। जल्दी से हार्ड स्पैम कर दीजिए अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो। व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है। व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो R1 बटे R2 R3 बटे R4 के बराबर होता है। यहां पर बस मैंने यह बात बोल दिया कि भैया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो इसकी जगह तुम K टाइम्स लेंथ करो, तो इसको मैं L3 लिख रहा हूं। इसकी जगह K टाइम्स L4 करो, K कट जाएगा, इसको सिंपली L3 बटे L4 के बराबर करो, यानी दो लेंथ के रेशियो के बराबर करो, राइट। वही चीज बेटा मैंने यहां पे लिखा है, आप देख सकते हो RJB बटे RAJ टाइम्स R1। तो R2 की वैल्यू निकल आई भैया लेंथ ऑफ JB बटे लेंथ ऑफ AJ इंटू R1। ये दोनों लेंथ को आप देख सकते हो कि ये अगर L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकते हैं कि ये वाला लेंथ L है, अगर ये वाला L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे वैल्यूज उठा के रखोगे धड़ाधड़ आपका आंसर निकल आएगा। इसमें कुछ भी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। अब मैं आपके डाउट्स पर आता हूं। सर मूवेबल जॉकी फिर से बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है, आस्था ने पूछा है। बेटा मूवेबल जॉकी का मतलब सिंपल सा है, A से B के बीच में, देखो ध्यान से सुनो, A से लेके B के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट था जिस पर अगर मैं इस वायर को टच कराता तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना जाता, राइट। तो हमें वही पॉइंट ढूंढना था। हमने क्या किया, A पॉइंट से ढूंढना शुरू किया। पहले इस वायर को A पे टच कराया, फिर थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे, कोई एक पॉइंट ऐसे मिल जाएगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन भाई साहब नहीं होगा, राइट। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप सिंपली जो है नल पॉइंट अपना ढूंढ लोगे, यही है नल पॉइंट, राइट। सर मीटर ब्रिज यूपी बोर्ड सिलेबस में नहीं है भैया, देख लेना।
सर के कहां से आया? बेटा श्वेता, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता ही है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा ही ना प्रोपोर्शनलिटी वाला, उसी को बेटा के लिखा है मैंने, और कुछ नहीं। सर इस कांस्टेंट का नाम क्या है? अगर इसका कोई नाम नहीं है तो हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। बिल्कुल भाई सुशांत, तुम्हारा मन है तुम के लो, तुम्हारा मन है पी ले लो, क्यू ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, राइट। अंतिम कह रहे सर सिस्टम में रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, सिमिलरिटी कैसे? भैया अरे यार तुम लोग कैसी बात करते हो, इसका नाम R2 कर दो भाई अंतिम, इसका नाम R3 कर दो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको R3 कह दो, इसको R4 कह दो, यार एक ही बात तो है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही है। अजीत चौहान कह रहे हैं सर प्लीज बता दीजिए हम लोग कितना परसेंट लाएं तो हमें पीडब्ल्यू फैमिली बुलाएगी? अगर राजवंत सर और आपसे और अखिल सर से मिलना है और मैं राजवंत सर से मिलने के लिए उतना पर्सनल कोशिश करूंगी कि ला दूं। ओके देखो भैया, अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा पीडब्ल्यू फैमिली तो कब इनवाइट करेगी? जो मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूं वो ये है कि जब आप बोर्ड्स में टॉप करोगे, राइट, तो पूरी उम्मीद है कि पीडब्ल्यू फैमिली आपको बुलाएगी, हम सब लोग आपसे मिलेंगे, आपके साथ डांस मौज मस्ती सब करेंगे, राइट। लेकिन आप लोगों को उतना टॉप करना पड़ेगा, राइट। ऑल इंडिया लेवल पर बेटा आपको टॉप करना पड़ेगा, तो जरूर बुलाया जाएगा, अलग सर भी मिलेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है ना। गौरव कह रहे हैं सर ये बैलेंस नहीं हो तो? सर हाँ भैया, बैलेंस नहीं है तो इसकी बात अलग से करेंगे, परेशान ना हो, अभी उसका भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट है ना भाई? क्लियर है क्या? चलो ये रहा आपके सामने, ये डायग्राम है भैया, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस बॉक्स का रेजिस्टेंस R के बराबर है, एक बेटा अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये स्केल लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर, इस स्केल का देखो टोटल लेंथ है A से लेके पूरा C तक का है, गैल्वेनोमीटर है, ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग नल पॉइंट बोल रहे हैं, यानी जैसे ही हमने इस पॉइंट पर टच कराया है तो इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट बेटा कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। और ये बेटा एक सेल लगा हुआ है, राइट। सेल क्या करता है भैया? करंट देने का काम करता है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है? R के बराबर। देखो इधर मैंने क्या किया, इसको L माना है तो ये हमारा लेंथ कितना होगा? 100 माइनस L। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। R डिवाइडेड बाई L, सीधे सीधे, दैट इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस कितना है भैया? X के बराबर, देखो X लिखा हुआ है, सो X डिवाइडेड बाई लेंथ कितना हो गया? 100 माइनस L। बस यहीं से आप X की वैल्यू निकाल लोगे एंड दैट विल बिकम 100 माइनस L अपॉन L टाइम्स R। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। अगर इस पर क्वेश्चन आया तो आप खुश हो जाइएगा, राइट, खुश हो जाइएगा भाई, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे हमें फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, अगर बैलेंस्ड है तो। राइट है क्या? राइट है क्या? यस सर। अगर बात समझ में आई है तो अब हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, और यहीं से शुरू होता है हम लोगों की प्रैक्टिस का ये सेशन, राइट। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट। भैया एक मीटर ब्रिज दिख रहा होगा सबको, बैलेंस्ड स्टेट है। मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। ये जो वायर है ए से लेके बी तक का, इस वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर। Calculate the value of the unknown resistance X and current drawn from the battery of negligible internal resistance। कह रहे हैं कि अगर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का कुछ भी ना हो तो भाई साहब आपको करंट की वैल्यू भी बतानी है कि इस बैटरी से आखिर कितना करंट निकलेगा, और आपको ये जो अननोन रेजिस्टेंस है X, इस X की वैल्यू को भी बताना है। और ये रहा आपके पास 4 ऑप्शंस, राइट। तो मैं आपको पूरे के पूरे 90 सेकंड्स दे रहा हूं, सभी लोग जरा ईमानदारी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पूरे 90 सेकंड है भाई आपके पास, सब लोग बेटा अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो और आंसर करो।
बताएंगे भैया, रिलेशनशिप बता देंगे, जो भी हो भाई साहब। मोहित बेटा हमें याद है, बता देंगे। सभी लोग आंसर करिए जरा। तो काफी लोग कर चुके होंगे, तब तक मैं अब शुरू करता हूं भैया, शुरू करता हूं। यस, सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। वेरी गुड, 44.5% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। वेरी नाइस। नीलाक्षी, धीरज, वंश, इल्मा खान और सामिया, वेरी नाइस। सो प्यारे बच्चों, सभी लोग सुन लो भाई, जिन लोगों ने गलत कर दिया है मैं उन लोगों को हिंट दे दूं यहां क्या करना था। बेटा 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस था 1 ओम के बराबर, तो 40 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 40 ओम, और 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 60 ओम। तो मैंने सीधे सीधे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दिया। वो क्या होती है भैया, x अपॉन 40 इज इक्वल टू 6/60। सिंप्लीफाई कर लिया और x की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई बेटा, 4 ओम। इतना ही करने से क्लियर हो गया था कि आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब हमें करंट निकालना था। करंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। बिना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हम करंट निकाल नहीं सकते। तो उसको हमने कैसे निकाला जरा वो देख लो भैया। ये तो हमें पता ही था, V बराबर IR हमें लगाना था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब इसमें तो करंट जाएगा नहीं, गैल्वेनोमीटर में तो करंट जाना नहीं था, यानी कि गैल्वेनोमीटर का यहां पे कोई मतलब कोई काम नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। तो अब यहां से जो भी करंट आएगा वो पूरा का पूरा इसमें जाएगा, यानी कि ये 4 ओम और ये वाला 6 ओम बेटा सीरीज में है। 4 और 6 का सीरीज सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10, राइट। ऐसे ही ये 40 और ये 60 भी सीरीज में है, तो इनका कितना हो जाएगा, 100 ओम। ऊपर का 10 ओम, नीचे का 100 ओम, दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 10 ओम और 100 ओम का मैंने पैरेलल निकाला, फॉर्मूला पैरेलल वाला लगाया है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। सॉल्व कर लिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा सॉल्व होकर के आ गया है 100/11 ओम, राइट। अब हमें करंट निकालना है, दैट इज V/R। ठीक, तो V/R सॉल्व कर लिया, आ गया 66 डिवाइडेड बाई 100 एम्पियर। क्या ये बात, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया भाई साहब? क्लियर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, राइट। देखो, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि ये जो नल पॉइंट बेटा मिला है ना, ये नल पॉइंट ए से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिला है। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर इस एस के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं यही नल पॉइंट अब 50 सेंटीमीटर में मिलता है। नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर में मिलता है। कह रहे हैं आर और एस दोनों की वैल्यूज बता दो। 4 ऑप्शंस आपके पास है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। सो फिर से मैं 90 सेकेंड्स का टाइम आपको दे रहा हूं, सभी लोग जरा इसको सॉल्व करिए। तो बेटा सॉल्व करो ईमानदारी से, बातचीत करने की बजाय अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस को बस आप अप्लाई करो, राइट। अप्लाई करो भैया बस,
दृष्टि कह रही है सर डिलीटेड पोर्शन कहां से पता चलेगा? बेटा गूगल आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, गूगल पे सर्च कर लोगे आपको पता चल जाएगा डिलीटेड पोर्शन क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स क्या है। यार इसमें आज के जमाने में इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है आपको? आरुषि बेटा पोल पर काम किया जा रहा है ना, जो भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है पोल वाली वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे आप लोग कमेंट में आंसर कर दो, वो भी काउंट होता है भाई। अगर आपने सॉल्व कर लिया और आप कमेंट में आंसर करोगे दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड, कोई इशू नहीं है। पोल अगर आया है पोल पे आंसर करो, नहीं तो कमेंट पे आंसर करो। आस्था कह रहे जब ए सही करो तो बी सही होता है, जब बी करो तो ए सही होता है। भैया फिजिक्स है। जो लगता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी लगता नहीं है, राइट। चलो भैया तो पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है भैया आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई लेंथ है 60 सेंटीमीटर, एस रेजिस्टेंस है और लेंथ ऑब्वियस है उसका कितना होगा भैया 40 सेंटीमीटर है ना। टोटल लेंथ कितना होता है बेटा 1 मीटर होता है ना, मीटर ब्रिज है भैया, मीटर ब्रिज है यानी टोटल 100 सेंटीमीटर होता है, तो 60 इधर है तो 40 उधर हो जाएगा। तो आर बटे 60 इज इक्वल टू एस अपॉन 40। तो एक तो ये हो गया भैया 4r इज इक्वल टू 6s है ना। इसको भी अगर मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 2r इज इक्वल टू 3s, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस में हमसे कह रहे हैं कि यही बैलेंसिंग लेंथ जो हमारी है वो 50 सेंटीमीटर हो जाती है बेटा। तो R अपॉन 50, लेकिन कब होती है जब मैं 5 ओम का रेजिस्टेंस इस शंट के साथ सीरीज में जोड़ता हूं। अगर सीरीज में जोड़ोगे तो क्या इक्विवेलेंट अब हो गया S प्लस 5, S प्लस 5 और दूसरी बात 50 सेंटीमीटर इधर है तो भैया 50 सेंटीमीटर फिर उधर भी हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो R इज इक्वल टू S प्लस 5, दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को बेटा बस सॉल्व करना है हमें, है ना। वैल्यू R और S दोनों की हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, R की वैल्यू है 3s बाई 2 इज इक्वल टू S प्लस 5। 3s बाई 2 में से s घटाओगे तो s बाई 2 आएगा, s बाई 2 हमारा 5 है तो s की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, और s की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं 10 ओम तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम। तो आपको जो है R और S दोनों चाहिए है ना, तो 15 और 10, 15 और 10, ऐसा आंसर कौन सा है हमारा सी वाला ऑप्शन 15 और 10, जबकि यहां पे 10 और 15 है, ये गलत है भैया, 15 और 10। सो सी ऑप्शन इज द राइट वन। केवल 26% बच्चों का सही है, ओनली 26% ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्टली। नीलाक्षी फिर से है, अंजलि, फिर वंदना है, फिर राशिद खान है, फिर राहुल गुप्ता जी है। इतने बच्चों ने बिल्कुल एकदम चकाचक क्लियर किया है। अब सभी लोग भैया समझ लो क्या गलती है, क्यों गलती है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, राइट। देखो इसका मतलब बेटा क्या है, एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, जब भी हम लोग इस तरीके के पोल वाले क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, या फिर आप लोगों का अभी टेस्ट हुआ था संडे को, बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस उनके हिसाब से जितना उन्होंने सोचा था कि भैया हम तो ऑल इंडिया टॉप कर देंगे है, तो उस तरीके से जो है नहीं हो पाया होगा उन लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर फिजिक्स में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर आप उतना ज्यादा नहीं भी कर पा रहे हो बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में कभी भी टेंशन मत लो, सीरियस हो जाओ। बच्चे क्या करते हैं उल्टा, टेंशन तो बहुत लेते हैं, अरे सर हो नहीं पा रहा, सर बताओ क्या करें सर, है टेंशन तो आप बहुत लेते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए। क्या गड़बड़ हो रहा है उस चीज को और ज्यादा मेहनत करिए, उस चीज को एक बार और रिवाइज करिए, राइट।
तो ये सब चीजें बेटा सही हो जाएंगी। अब आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या करना था हमको। यहां पर एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस S है, ये वाला लेंथ क्वेश्चन में 60 बोल रहा है, तो ऑब्वियस है ये वाला लेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल लेंथ होता है ना 100 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला लगा दो बेटा, R/60 इज इक्वल टू S/40। तो ये हमने पहली कंडीशन बनाई, इसको 20 से कैंसिल किया, ये 3 आएगा, यहां 2 आ जाएगा, तो 2R इज इक्वल टू 3S। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड केस में हमसे कह रहे हैं कि अगर इस S वाले रेजिस्टेंस के साथ 5 ओम का एक रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा दें, राइट, तो यही 60 की बजाय 50 हो जाता है, तो 50 इधर होगा तो 50 उधर भी हो जाएगा, राइट। तो अब देखो हमने क्या किया, R/50 इज इक्वल टू S+5, क्योंकि सीरीज में जोड़ा है आपने, राइट, तो S+5 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। तो भैया 50-50 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू S+5। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, सॉल्व कर डाला, आंसर आ गया। सर जिंदगी में और कितना सीरियस लें, अब तो सीधा डिप्रेशन में जाने वाले हैं। देखो एक बच्चे ने लिखा है ये कमेंट कि सर और कितना सीरियस लें। भैया देखो, अगर आपने मजाक में लिखा है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियसली इस चीज को लिख रहे हो, है ना, तो यार देखो बेटा, अपने लाइफ के लिए सीरियस होने में कोई बुराई नहीं है ना। और सीरियस होने का यह मतलब नहीं होता कि हम गुमसुम होकर बैठे हैं, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हम तो नंबर ला ही नहीं सकते, हमारे तो बस का कुछ है ही नहीं है, मम्मी सही कहती थी, हम तो निकम्मे हैं, ये नहीं है इसका मतलब। ये नहीं है इसका मतलब है सीरियसली आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर नंबर कम क्यों हुए। या तो शैलेंद्र सर ने पढ़ाया नहीं, या तो उनको पढ़ाना ही नहीं आता है, या तो मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, या मेरे को सब कुछ आता है लेकिन मैं लापरवाह हूं। शैलेंद्र सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है इसका मतलब वो अच्छा पढ़ाते हैं। ये आपको सोचना चाहिए, राइट। अगर आप इस चीज के बारे में सोचोगे, राइट, तो बेटा आपका दिमाग अपने आप खुलेगा। और जब तक आप अपने दिमाग को बहाना देते रहोगे कि अगर हमने परिश्रम बैच थोड़ा और जल्दी ज्वाइन कर लिया होता तो हम तो सबसे बड़े तोप होते, अगर शैलेंद्र सर एक बार यही चीज और पढ़ा देते तो हम तो बहुत बड़े तोप हो जाते, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने आप को बहाने देते रहोगे, राइट, बहाने देते रहोगे तो बहानों की कोई कमी नहीं है भाई साहब, राइट। लेकिन अगर आप सीरियसली इस बात को चेक करते हो कि कहां गड़बड़ है, तो बेटा आप सारा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मैसेज आप लोग करते हो कि सर अब क्या करें, सर अब क्या करें, तो बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई भी करता हूं, राइट, लेकिन हर एक बच्चे का रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, राइट। तो आप सब लोग जो है अपनी अपनी गलती को एहसास करो कि कहां गलती है, लापरवाही किसकी है, आपकी लापरवाही है या मेरी लापरवाही है, जो भी है उसको आप सोचो, राइट। चलो, और क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक आखिरी टॉपिक और समझा दूं, जो कि अभी एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था। चलिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, उसकी बात बेटा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस सेल के साथ हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कनेक्ट किया, ये कैपिटल R, ठीक। और इस डब्बे के अंदर मैं जो कुछ भी कवर कर रहा हूं, इस पूरे को सेल कहा जाता है, इस पूरे को सेल कहा जाता है भाई। यहां से सेल शुरू हुआ है, यहां तक इस डब्बे के अंदर जो कुछ भी है वो सब सेल है। यानी कि जब भी सेल की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, ईएमएफ और उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब मिलकर के जो है वो सेल कहलाता है, राइट। अब यहां पर मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सबसे पहली बात, अभी एक बच्चा कह भी रहा था कि सर रिलेशन बता दो, तो बेटा अगर ये सेल करंट दे रहा है ना, ये सेल का प्लस है भैया, माइनस है, तो ऑब्वियस है ऐसे करंट दे रहा होगा, इस तरीके से वो करंट होते हुए वो करंट ऐसे वापस बेटा जा रहा होगा, लाइक दिस। अगर ये सेल करंट दे रहा है तो ऑब्वियस है ये सेल क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्ज हो रहा है। और कोई भी सेल अगर अपनी डिस्चार्जिंग स्टेट में होता है, अपनी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है, तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, V = E - IR।
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल किसके लिए है? एक्सटर्नल सर्किट में जाने वाला रेजिस्टेंस है, राइट? इसका मतलब एक ये भी है कि अगर आपने चीजों को इन डेप्थ समझा है तो आप ये भी समझ रहे होगे कि सर V को ही तो सर हम लोग आई कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है भैया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चाहे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, चाहे इस पूरे सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, बात एक ही है। क्योंकि जितना सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही तो वो एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करेगा। यानी कि बेटा V की वैल्यू IR भी है और उसी V की वैल्यू E माइनस IR भी है, जहां पर E EMF है, I करंट है और स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट? सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी एक इक्वेशन हमारे पास और है कि अगर आई करंट की हमको वैल्यू निकालनी है तो आई करंट की वैल्यू बोलो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। दैट इज लाइक दिस। बोलो, आई करंट की वैल्यू मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए आर प्लस स्मॉल आर हो गया। यानी कि आई की वैल्यू भी हमें पता है, राइट? आई की वैल्यू भी हमें पता है और हमें V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ये भी हम लोग को पता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और I की वैल्यू में लिख रहा हूं दैट इज EMF अपॉन R प्लस आर टाइम्स स्मॉल r। चेक कर लो भैया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस I की जगह उसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे ही हम लोग यहां पे रखेंगे दैट विल बिकम लाइक दिस, राइट है? राइट है? चैट बंद हो गई है, मेरी बात को बस ध्यान से भैया सुनना। V इज इक्वल टू बेटा अगर मैं एलसीएम ले लूं R प्लस R तो ये बनेगा E टाइम्स R प्लस R माइनस E टाइम्स स्मॉल r। सो V टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R प्लस E स्मॉल r माइनस E स्मॉल r। ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे बेटा कैंसिल। दिस इज V कैपिटल R प्लस V स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R। तो यहां से V स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R माइनस V कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू जरा चेक कर लो, E माइनस वी टाइम्स कैपिटल R डिवाइडेड बाई V। तो स्मॉल r की वैल्यू आएगी E अपॉन V माइनस 1 टाइम्स कैपिटल R। देख लो भाई, सिंपल सिंपल दो इक्वेशंस हमारे पास है, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग हार्ड स्पैम करके बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर बेटा सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो V बराबर E माइनस आई आर होता है, सबको पता है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दिया कि भैया V आई आर के बराबर होता है, यानी कि इस सेल का यहां से लेकर यहां तक का ये जो सेल है हमारा, ये पूरा जो सेल है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही हुआ कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आखिर कितना पोटेंशियल जाने वाला है, दैट इज V इज इक्वल टू आई कैपिटल R, राइट? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यू हैं। आपका मन है तो आई आर यहां भी रख सकते हो, रख के देख सकते हो, किसी क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हो। बाकी करंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं कि भैया इसमें कितना करंट है, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये वाला कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, ये दोनों किसमें भैया सीरीज में है, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो मैंने आर प्लस स्मॉल आर लिख दिया है। तो करंट की वैल्यू आ गई। ये करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों हमने यहां पर उठाकर रखी है। जैसे ही आप वो वैल्यू यहां पर उठा के रखोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, राइट? दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस E अपॉन R प्लस स्मॉल r टाइम्स स्मॉल r। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लिया, ER से ER हमारा कैंसिल हो गया, ठीक? कुछ टर्म्स को उधर भेजा, इस वाले टर्म को हमने उधर भेजा, तो ये उधर जाकर के देख लो नेगेटिव हो गया है। कॉमन लिया हमने, कैपिटल R कॉमन किया, ठीक है? इस V को इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो E अपॉन V, यहां पे V अपॉन V हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 टाइम्स R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल माइनस 1 टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी सेल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना जोड़ा जाए तो आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट? अब जल्दी से जरा हार्ड स्पैम करके बता दीजिए, क्या मेरी बात एकदम चकाचक क्लियर समझ में आ गई आपको? चकाचक क्लियर समझ में आ गई है क्या? हार्ड स्पैम करके बता दीजिए तो।
सब लोग भाई हार्ड स्पैम करके बता देंगे, जब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट देख ले रहा हूं क्या वो पूछना चाहते हैं। सर कलर बेस्ड रेजिस्टेंस, यार आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कलर बेस्ड चल रहा है, कार्बन कोडिंग चल रही है। काहे को यार इतना दिमाग लगाते हो? जब अभी सिलेबस में आएगा तो पढ़ाएंगे ना भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर सिलेबस में होगा तो कवर किया जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तुम उसका टेंशन लेना छोड़ दो यार, मुझे सब पता है मुझे क्या पढ़ाना है। सर फॉर्मूला शीट दे दीजिए, बिल्कुल देंगे बेटा। सर ई माइनस आई आर कैसे आया, प्रीति पूछ रही है। भैया प्रीति ये पढ़ाया हुआ है बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में। किसी भी सेल की 4 कंडीशंस होती हैं, डिस्चार्जिंग के स्टेट में V बराबर ई माइनस आई आर होता है। आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करो, इसका मतलब प्रीति आप रिवाइज नहीं करते हो। पोटेंशियोमीटर बेटा स्वाति सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है, राइट, तो उसको हम लोग ने नहीं अभी बात किया है। सर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई जहां दोनों इक्वेशन सॉल्व हुई हैं। ध्यान से समझोगे तब तो आएगा यार, जब मैं समझा रहा था उसी समय तो तुमने ये डाउट पूछ लिया होगा अपना, है ना। जब मैं समझा रहा हूँ बेटा लक्ष्मी, आपने उसी समय तो डाउट आप लिखने लगे होगे, तो समझ में कैसे आएगा? ध्यान से देखो, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं यार, क्लास 8th 9th का बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसमें से करंट की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। इसमें है क्या? कह रहे हैं सर सेकंड इक्वेशन रिपीट कर दो। सेकंड इक्वेशन बेटा सिंपल ओम्स लॉ है, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर, है ना। तो V क्या है? टोटल ईएमएफ E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। सिंपल है यार। मेरे को समझ नहीं आया ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में नहीं हो सकता क्या? भैया आदित्य तुम्हारे हिसाब से तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर इतना शॉर्ट में है? अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, कह रहे हैं सर और शॉर्ट कर दो, कहो तो ये इक्वेशन उड़ा दें, ये इक्वेशन उड़ा दे, ये भी सब उड़ गया, सब खत्म, खाली यही बचा। तो ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके थे, फिर क्यों बोले इसको पढ़ाओ सर? बेटा मेरी बात को समझो यार, तुम लोग ये सब सजेशन मत दिया करो यार। जो जितना शॉर्ट में हो सकता है वो तो मैं ऑलरेडी करा रहा हूं, है। खुद सोच लो आप लोग यार, हर तरह की बात करते हो, है। भैया ये इक्वेशन मैं पढ़ा चुका हूं कि नहीं? सबको पता है मैं पढ़ा चुका हूं। ये वाला इक्वेशन भी मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, राइट। 2 इक्वेशंस को कंबाइन करके एक छोटा सा फॉर्मूला बन रहा था। उसी फॉर्मूले के लिए आप लोग बार बार अभी कमेंट कर रहे थे, एक मोहित साहब हैं वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ये पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो। अब जब पढ़ा दिया तो कह रहे हैं सर इसको शॉर्ट में कर दो। अरे यार तुम लोग तो हर तरह की बात करते हो यार, या तो पढ़ाने को मत बोलो इसको, है। इसमें क्या था बताओ? 2 इक्वेशंस को यूज करके तीसरा एक फॉर्मूला और बना दिया हमने, है। मीटर ब्रिज का बेटा यूज होता है एक्सटर्नल कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना यार, दैट्स इट, राइट। चलो भैया, सो पूरा चैप्टर थ्योरी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम ऑसम क्लियर हो गया भैया, पूरा कंप्लीट हो गया है। रितेश जी ने भी बिल्कुल बोल दिया सर मजा आ गया, एकदम चकाचक सर क्लियर हो गया है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अब आ गई है बात हमारी प्रैक्टिस की। आ जाइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यार एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये जो डाउट लिखते हो ना यार, डाउट कब लिखना चाहिए बेटा, एक चीज समझो जरा। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन आया, मुझे पूरी गारंटी से पता है 2-4 डाउट अभी भी आ गए होंगे, इसी क्वेश्चन को लेकर 2-4 डाउट आ गए होंगे। आप लोग ये तो समझो यार कि डाउट पूछना कब है भाई? टीचर को पहले ये क्वेश्चन समझा लेने दो। कोई भी टीचर, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बोलो 2 बार समझाता हूं। मैं इसको 2 बार अभी समझाऊंगा, पूरा 2 बार समझने के बाद भी अगर समझ में ना आए तब डाउट पे जाओ ना यार। तुम तो क्वेश्चन देखा नहीं कि बस खड़ाखट डाउट में सर समझ नहीं आया। अरे भाई पढ़ो, तो पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। चलिए खैर कोई नहीं। The storage battery of a car has EMF of 12 volt. If internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? बहुत ही बहुआ छाप क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए जिनके ऊपर वाले माले में कुछ है, जिनका ऊपर वाला माला खाली है, उनका कुछ नहीं हो सकता। बोलो भाई। यस।
स्वीटी कह रही है सर सुनिए ना। अरे तो भाई सुनाइए ना, हमने कब मना किया, सुनाइए तो, क्या सुनाना है? कमेंट में कुछ सुना सकते हो तो सुना दो। देखो यार, एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि मैक्सिमम करंट, बेटा कोई भी सेल मैक्सिमम करंट कब देता है? जब वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, बोलो, जब वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। और शॉर्ट सर्किटेड के केस में बोलो I बराबर E अपॉन स्मॉल r होता है ना। EMF है 12 वोल्ट, स्मॉल r है 0.4 ओम, तो ये कितना 30 आ जाएगा, 30 एम्पियर। तो बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। 72% बच्चों ने सही किया है। अब बात आई बचे हुए 28% बच्चों की। जरा सोचो, 72% बच्चों ने सही कर दिया है, बचे 28% गधों की बात करते हैं। भाई साहब, आप अगर आपके ऊपर वाले माले में अगर इत्तू सा भी कुछ भी भरा हुआ है तो यार क्या आपको देखकर ये नहीं दिख रहा था क्वेश्चन में? हम कह रहे तुम कुछ ना पढ़ते, खाली दिख जाता 12 वोल्ट, ये दिख गया है 0.4 ओम। भैया वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, क्या निकालना है? करंट निकालना है। अरे भाई V बराबर IR लगा देते यार, है बिना सोचे समझे। V बराबर IR इतना तो कर सकते थे, तुमने वो भी नहीं किया है। और पता नहीं कहां से A, C और D भी आंसर तुम लोग निकाल दिए हो यार। ये टैलेंट कहां से आता है आपके अंदर? V बराबर IR लगा दिए होते भाई 28% लोगों, गधों, सीधे सीधे आ जाता यार। इसमें क्या था, है? ध्यान नहीं देते हो बेटा आप लोग। खैर 72% बच्चों ने सही किया है, ये बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। खैर देखो, मैक्सिमम करंट, कोई भी सेल बेटा मैक्सिमम करंट वो तभी देता है जब उसको शॉर्ट सर्किट किया जाए। मैं याद दिला रहा हूं, शॉर्ट सर्किट का मतलब सेल के जो दो टर्मिनल्स है ना, ये वाला A और B, इन दोनों टर्मिनल्स को एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे भैया VA बराबर VB हो जाएगा, A और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं VA माइनस VB बोलता हूं, दैट विल बिकम 0। तो E इज इक्वल टू I स्मॉल r हो जाएगा। यही करंट सेल का मैक्सिमम करंट होता है, इससे ज्यादा करंट वो नहीं दे सकता, राइट है? चलो, तो ये मैंने सोल्यूशन भी दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? कह रहे हैं कि एक बैटरी है भैया, उसको एक इतना एम्पियर का करंट उस बैटरी से निकल रहा है, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? What is the terminal voltage of the battery? तो आज मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम वही है यार, क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो जरा, पूरे 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं आपको। 1 मिनट का समय है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। पायल कह रहे हैं सर क्लास कब खत्म होगी? जब तुम मोबाइल ऑफ कर दोगी बेटा क्लास खत्म हो जाएगी। हम लोग कोई किसी को पकड़ के थोड़ी बैठा सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। जाने वाले को वैसे भी कौन रोक पाया है? जिसको जाना होगा तो चले ही जाएगा, है? दृष्टि बेटा, मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला शीट दिया था वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का था, है ना? दोनों का था। कौन सा सॉन्ग गा दें भाई बताओ? खुशी कह रही है सर एक सॉन्ग हो जाए सर हमारे लिए। बताइए आप कौन सा सॉन्ग गा दें जिससे आप सबका दिमाग चलने लगे, हैं? दिमाग जिससे चलने लग जाए आपका एकदम चकाचक। हाँ, एक से एक गाने आएंगे अभी, एक से एक गाने आएंगे अभी। गदर 2 है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ऐसा
ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सज के जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अंबिया। एक छोटी सी जिंदगी है, रात लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्यों भाई? हाँ। सो ये रहा हमारा प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर। r+3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको हम काटेंगे 20 आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 17 ओम, राइट। 17 ओम का रेजिस्टेंस है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है किसी भी सेल का वो IR के बराबर है। करंट है बेटा 0.5, रेजिस्टेंस है 17, तो ये 8.5 एम्पियर आ जाएगा यार, सॉरी 8.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट। सो 17 ओम और 8.5 वोल्ट। डी ऑप्शन इज 100% राइट वन। डी ऑप्शन सही करने वाले बच्चा लोग हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे 11.58% बच्चे, सिर्फ 11% बच्चे। देख लो यार, तुम लोग क्यों नहीं ध्यान देते हो बेटा? देखो अभी ये हम लोगों ने सेम यही बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? अभी पीछे सेम यही फॉर्मूला जिसपे एक भाई साहब कह रहे थे सर सॉल्ट में कर दीजिए, हाँ ये वही इक्वेशन 2 थी यार, वही तो मैंने लगाया है। देख लो यार, करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पियर, ईएमएफ है बेटा 10 वोल्ट, कैपिटल आर और 3 ओम सीरीज में है भैया, तो R+3 हो गया। धड़ाधड़ सॉल्व किया 17 ओम। V बराबर IR होता है, बोलो ये भी मैंने बताया था। इसको यूज किया 8.5 वोल्ट आ गया, आंसर आ गया यार। आखिर इतने क्वेश्चंस आप गलत कैसे करते हो यार? है चैट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल ऑफ कर देंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं भैया, चैट को ऑफ करते हैं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस, राइट? हाँ चलो भैया क्वेश्चन देखो। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। रेजिस्टेंस जो है भैया वो 100 ओम के बराबर है। कितने पर? 27 पर। 27 पर वैल्यू है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। यानी किसी एक टेम्परेचर पर कह रहे हैं कि अगर 117 ओम है तो आपको टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4, राइट? और हमें टेम्परेचर बताना है भाई साहब कि किस टेम्परेचर पर यह खेल हुआ है ना? रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 100 ओम बता रहे हैं और 117 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो हमसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर बता दो, उसका टेम्परेचर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। डेटा में 3 चीज गिवन है और इतना देख करके ही मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर। ये देख करके ही आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। धड़ाधड़ आंसर करो बेटा, धड़ाधड़ आंसर करो जरा। तो फुल स्टॉप हो गया है। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं जल्दी से कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है भैया। सो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, RT इज इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर, राइट। सो 117 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेल्टा टी। तो 117 अपॉन 100 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेल्टा टी। तो -1 आप करोगे, दैट विल बिकम 17/100 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेल्टा टी। ये इसको कैंसिल करेगा, 10 आएगा, 0 0 कटेगा, और डेल्टा टी की वैल्यू 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। डेल्टा टी का मतलब था चेंज इन टेम्परेचर, सो दैट इज T माइनस 27, दैट इज इक्वल टू 1000। तो टेम्परेचर आ गया बेटा 1027 डिग्री सेल्सियस। 1027 डिग्री सेल्सियस आपका ए ऑप्शन है। सो है, अरे भाई आंसर तो दिखा दो बाबा। अब बताओ हम सबमिट कैसे करें, हैं? अब बताओ हम जरा सबमिट कैसे करें। अच्छा आ गया भाई 32% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। सबसे फास्ट किया है ऋषांक, देन भगवान सिंह। अरे भगवान भी पढ़ रहे हैं हमसे, हैं? वाह भाई। जितेश कुमार, प्राची हैं, असीम अब्बास जी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग का थोड़ा सा रिस्पॉन्स देख लेते हैं। सर नहीं समझ आ रहा, खुशी ने कहा सर समझ ही नहीं आ रहा। सर कैसी बात कर दिया, तो हमने समझाया ही कहाँ था बेटा, तुमने तो यहां लिख दिया हमने समझाया, अब तो समझाया है। वही तो आप लोग पहले ही कमेंट कर देते हो यार, अब समझाया है, जरा ध्यान से देखो बेटा। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपने लगाया। RT की वैल्यू हमें गिवन है T टेम्परेचर पे 117, 27 पे गिवन है हमको 100, तो 100 हमने रख दिया। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, सॉल्व किया। चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाल लिया 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट, 1000 डिग्री सेल्सियस। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला 1 कहां गया? बेटा ये 1 इधर लेफ्ट में आया, -1 करोगे, एलसीएम लोगे, तभी तो 17/100 लिखा, नहीं तो 117 था, है नालायक। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1027। कृषिका कह रहे हैं सर पोल स्टॉप्स इटसेल्फ बिफोर द टाइम। बेटा पोल जब भी स्टार्ट हो या ऑफ हो, लेकिन इतना मेरे को पता है कि टाइम आपको पूरा 1.5 मिनट का मिला होगा, है ना, टाइम 1.5 मिनट का मिला होगा। और ये जो भी कंडीशन है ये सबके साथ है, केवल आपके साथ अकेले नहीं है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यशराज ठाकुर जी कह रहे हैं सर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई आपको, खूब आगे बढ़ें, आप टॉप करें। सर पोल जल्दी आ जा रहा है, फिजिक्स के लिए कौन सा बुक फॉलो करें? देख लो भैया 3 चैप्टर पूरा होने वाला, अभी तक इनको बुकें नहीं समझ में आया, कौन सा बुक हम जो है फॉलो करें, है बताओ इनको हम क्या जवाब दें यार, तुम ही लोग बता दो इनको। अब सर 2 सही हुए, ये भी कोई डाउट है? अरे नालायक पढ़ाई लिखाई करो, ज्यादा सही हो जाएंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपना, ये भी कोई डाउट हुआ है? सर ये बच्चे ना मन के सच्चे हैं, ये आदित्य राम भक्त जी हैं, ये कह रहे हैं बच्चे मन के सच्चे। ये तुम लोग के डाउट होते हैं यार, है कभी कभी डाउट पढ़ते हैं तो हंसी भी आती, फिर कभी कभी लगता है सामने होते तो थबड़िया देते हैं। चलिए खैर 1027 डिग्री सेल्सियस, आई होप समझ आ गया होगा यार, सिंपल है। कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा अवॉइड करो, कोशिश करो ना हो। चलो अगला ये क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, है ना, तो एकदम चकाचक समझ में आ जाएगा। देखो देखो भैया, क्वेश्चन एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का दिखाई पड़ रहा है और हमसे कह रहे हैं कि भैया डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू हम लोग को बतानी है ना। और एक चीज ऑब्जर्व करो, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, यानी कि R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4। चेक करो,
10/5 2 आएगा, 5/10 1/2 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड भाई साहब नहीं है, राइट। कुछ बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर अनबैलेंस्ड होगा तो क्या, तो भैया तुम पूछो, उसके पहले ही मैं यहां पर क्वेश्चन आपके लिए ला चुका हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सिर्फ समझो और सुनो। बेटा सेल है, ये प्लस माइनस है, इधर से आई करंट निकल रहा है, जैसे ही आई करंट यहां पहुंचा बेटा डिवाइड हुआ, इधर गया I1 और इधर गया I2। I1 करंट आ रहा है, फिर से डिवाइड होगा, इधर की तरफ मान लो I3 जा रहा है, तो इधर की तरफ जाएगा I1 माइनस I3। भैया I1 आ रहा था, I3 इधर गया तो रिमेनिंग इधर जाएगा, I1 माइनस I3। अब I3 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो बेटा इधर कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 जा रहा है, इधर से I1 माइनस I3 आ रहा है, तो इधर की तरफ फाइनली आप चेक करके देख लो करंट कितना जाएगा, I के बराबर। कैसे मेरे को पता, I1 माइनस I3 इधर से आ रहा है, I2 प्लस I3 बेटा इधर से आ रहा है, I2 प्लस I3 चेक कर लो, I3 से I3 कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 जो कि I के बराबर है, राइट। तो I करंट वापस चला गया, यानी कि इधर से I करंट आया है, घूम फिर के सब डिवाइड हुआ, फिर से I करंट वापस चला गया। अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम है प्लस माइनस बनाना, राइट, प्लस माइनस बनाना। हाँ, रिया कुमारी कह रही है सर कॉपी खत्म हो गया, अब बताओ नोट कैसे करूं, है मतलब पीडब्ल्यू आपको जो है पहले तो सस्ते में पढ़ाए, फिर आपको हम कॉपी भी भेजें, आपको हम पेन भी भेजें, है आपको हम बैग भी भेजें, ऐसा। चलो बात करेंगे अलग सर से, टेंशन ना लो, बात करेंगे। कह देंगे सर जब बच्चों की पढ़ाते समय अगर कॉपी वॉपी खत्म हो जाए, पेन का रिफिल खत्म हो जाए, तो हमारे पीडब्ल्यू का एक बंदा पहुंचना चाहिए घर पे, वो पेन में रिफिल डलवा दे, एक ठो कॉपी भी दे दे, एक ठो सारी चीज दे दे, है ना। और अगर कुछ हो सके सर ऐसा कोई जुगाड़ अगर बन सके तो जो है वो सारा कॉन्सेप्ट दिमागों में भर भी दे। हाँ, एक पेन ड्राइव ले जाए और यहां दिमाग में लगाए और सारा सब कुछ जो है वो दिमाग में भर दे। अभी एक नालायक कमेंट कर रहा था सर कुछ शादी वादी का भी जुगाड़ कराइए सर, हाँ कि सर पीडब्ल्यू वाले शादी भी करा दें आगे। तो ये भविष्य में होगा, ये भविष्य का प्रोजेक्ट है ना। अभी तो हमारा पीडब्ल्यू 3-4 साल 5 साल हुए हैं आप लोगों के बीच में, है ना। अब ये समय के साथ जब बड़ा होगा तो आप सब बड़े होंगे, है ना, तो हम लोग शादी वादी का भी शादी.com टाइप का भी जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो बच्चों की शादी वादी का भी सिस्टम हम लोग बना दिया करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। पीडब्ल्यू है, अलग सर है, कोई टेंशन वाली बात भाई साहब नहीं है, सब हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम खाली पढ़ाई करो मन लगा के, सब हो जाएगा। हाँ, शादी वाला एक चैनल और खुलेगा, शादी वाला, उसमें सब सिखाया जाएगा कि बच्चों की शादी कैसे कराई जाए और आपस में जो है क्या क्या चीजें जो है देखनी चाहिए शादी करने के लिए। हाँ, वो सब सिखाया जाएगा, टेंशन ना लो तुम लोग, खाली बस अभी पढ़ लो कि नालायक को शादी करने लायक तो रहो। हाँ सो इधर से अगर करंट आ रहा है बेटा तो ये प्लस है, ये माइनस है। करंट अगर इधर जा रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। इधर की तरफ अगर करंट जा रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। इधर की तरफ करंट जा रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे करंट जा रहा है भैया तो ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे करंट जा रहा है तो ये प्लस है और ये माइनस है, धड़ाधड़, राइट। अब क्या करना है हमको, इक्वेशंस बनानी है। एक लूप बेटा ये है, एक लूप ये वाला है। पहले वाले लूप में देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, सब लोग ईमानदारी से बस देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। माइनस का 10i1 इक्वेशन बनाना मैं सिखा चुका हूं, जिधर की तरफ पहुंचेंगे वो साइन हम लोग ले लेंगे। इधर से चल रहे माइनस में पहुंचे इसलिए माइनस का 10i1, फिर नीचे आएंगे माइनस का 5i3, फिर घूम करके इधर की तरफ आएंगे तो प्लस का 5i2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले लूप में अगर हम लोग चलेंगे तो माइनस का 5 टाइम्स i1 माइनस i3, फिर प्लस 10 टाइम्स i2 प्लस i3, फिर प्लस 5 टाइम्स i3
दैट इज इक्वल टू 0, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया भैया, पहले वाले लूप में, दूसरे वाले लूप में, दोनों में हमने बनाया। लेकिन इन इक्वेशंस में बेटा अननोन देखो कितने हमारे पास, कितने अननोन्स है भैया, 4। कितने अननोन्स दिख रहे हैं भाई साहब, 4, i, i1, i2, i3। कितने अननोन्स है, 4। लेकिन इक्वेशंस हमारे पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो अभी और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो एक इक्वेशन देखो केसीएल से आ गई कि i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये थर्ड इक्वेशन हो गई भैया। i करंट आया है, डिवाइड हो गया, i1 इधर i2 इधर, तो ये हमारा हो गया, राइट। अच्छा, एक अननोन, एक इक्वेशन अभी हमको और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप और मान लेते हैं। ऐसे चलते हुए, ऐसे ऊपर से होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे आएंगे, एक लूप और मान लेंगे। देखो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड पाथ, राइट, कोई भी क्लोज्ड पाथ। तो यहां से चल रहे हैं, ऐसे होते हुए ऐसे वापस आएंगे, ये भी एक लूप है। यहां से चल रहे हैं, ऐसे नीचे 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 ऐसे घूम जाएंगे, ये भी एक लूप है। आपका मन, जो आप लगाना चाहो भैया वो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक तरफ से बस चलना शुरू करो, एक तरफ से, इधर से एक कोने से चलना शुरू करो। जब इधर से इधर की तरफ आओगे तो प्लस पर हम लोग पहुंच रहे हैं, सो प्लस का 10 वोल्ट, माइनस का 10i, माइनस का 10i1, माइनस का 5i1 माइनस i3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशंस हैं प्यारे बच्चों, 4 अननोन्स हैं हमारे पास, राइट। अब आपका एक होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आप इन चारों इक्वेशंस को ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके i1, i2, i3 और i, इन चारों की वैल्यूज को निकालेंगे, राइट। और इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैथमेटिक्स में खूब इक्वेशन सॉल्व करते हो, 12th क्लास में हो, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना आपको जरूर आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। तो पहले इन इक्वेशंस को बनाना सीख लो। अगर इक्वेशन बनाना समझ में आ गया है तो अब आपका होमवर्क है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप यहां देख सकते हैं मैंने इक्वेशंस भी बनाई है, सॉल्व करके डायरेक्ट आपको आंसर्स भी दिया है, ताकि आप लोग आंसर को मैच कर सको और इन वैल्यूज को क्रॉस चेक कर सको कि भैया i1, i2 और i3 आपका मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद हर एक ब्रांच में कितना करंट है भैया, तो इसमें i1 करंट है, इसमें i2 है, इस वाले में i3 है, i1 माइनस i3 है तो दोनों को घटा लेना, i1 माइनस i3, i2 प्लस i3 है तो उसको भी ऐड करके निकाल लोगे आप, है ना। और इधर से सारा सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट है, उस करंट को निकाल करके भी आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, AB में, BC में, CD में, BD में, AD में, राइट, हर एक ब्रांच में, और टोटल आई करंट क्या है, ये सब, ये इतनी चीजें हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालने को बोला गया था कि हर एक ब्रांच में जो भी करंट है वो सब निकालो, राइट। तो ये आपका जो है समझ लो होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी मैंने हिंट सॉल्यूशन सब कुछ आपको यहां पर दे रखा है, ये आपका होमवर्क है, आप सब इसको ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, राइट। कुछ यार क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, अभी हम लोग 18 पेज नंबर पर हैं और 25 तक हैं, यानी कि अपने पास अभी 3 से 4 क्वेश्चंस बेटा और हैं। थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें तो मैं 3-4 क्वेश्चन और करा दूं। जल्दी से हार्ड स्पैम करो भाई, जो लोग चाहते हैं 3-4 क्वेश्चन मैं और करवा दूं, नहीं तो फिर यही क्वेश्चंस हमें कल करवाने पड़ेंगे आप लोगों को कल। लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको मैं रिवाइज करा दूं चैप्टर एक बार, तो आज अगर ये कंप्लीट हो जाए तो काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसा आप लोग का मन, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो। अगर मेजॉरिटी बच्चे चाहते होंगे तो मैं पहले इसको कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेजॉरिटी बच्चा चाहता है कि इसको कंप्लीट करा दिया जाए। 3 ही 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 मिनट का और, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। नंबर डेंसिटी मतलब n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, है ना। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग, यानी वायर का हमें लेंथ पता है 3 मीटर, टू इट्स अदर एंड, यानी टाइम निकालना है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन को आखिर कितना समय लगेगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6
मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, राइट। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं कि एक वायर है, ये देखो इस तरीके का एक कंडक्टर मान लो या एक वायर मान लो, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है, इस कंडक्टर का हमको लेंथ पता है, नंबर डेंसिटी इसमें हमें पता है कि भैया कितना है, करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है हमें वो भी पता है। हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसको यहां से आखिर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम ये सिंपल एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सारा खेल बस ये है, अगर आप स्पीड निकाल लें तो बस टाइम आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस चेक कर लो, हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन है। अब बात आई सर ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, एन पता है, ए पता है, आई पता है, तो भैया ड्रिफ्ट स्पीड है, करंट भी है, तो क्या आपको रिलेशन याद नहीं आ रहा है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस रिलेशन से प्यारे बच्चों पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे। करंट कितना है भैया 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई एन कितना है 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28। ई कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन ए, एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या मिल जाएगा भाई साहब, ड्रिफ्ट स्पीड। वो ड्रिफ्ट स्पीड उठा करके अगर यहां रख दोगे, लेंथ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है 3 मीटर, तो क्या हम सब लोग टाइम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, क्या हम सब लोग टाइम निकाल लेंगे। जल्दी से हार्ड स्पैम करके बता दो, क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ गया है आप लोगों को, क्लियर समझ में आ गया है क्या। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहां उठा के रखेंगे, ठीक। लेंथ हमें पता ही है 3 मीटर, तो क्या टाइम आ जाएगा प्यारे बच्चों, टाइम निकाल लेंगे बेटा। बहुत से बच्चे बी ऑप्शन को टिक भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सर बी सही है, वेरी गुड। अगर बी सही है चेक कर लेते हैं 7.57 आवर्स, वेरी गुड। तो भैया बी ऑप्शन हमारा एकदम चकाचक क्लियर भी है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एक्सरसाइज का, राइट। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको हिंट भी मैंने दे दिया है, यहां पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगला एक क्वेश्चन हमारे पास भाई साहब और है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है इजी है यार, चलो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, सिंपल है ना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें भी सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, लेकिन पहले ईमानदारी से सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। अब बेटा 1 नंबर में पूछा जाने वाला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि मान लो अगर इस तरीके का एक कंडक्टर है, इधर एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है, तो हमसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई कंडक्टर है तो विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ड्रिफ्ट स्पीड, कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से केवल एक चीज कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट चीज क्या है, करंट। क्योंकि करंट का लेना देना किससे है, अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये मतलब है। तो सिर्फ और सिर्फ करंट कांस्टेंट, ओनली करंट इज कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज गिवन टू बी स्टेडी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है, कह रहे हैं स्टेडी करंट फ्लोज। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है भैया, है ना। तो केवल करंट कांस्टेंट है, जबकि करंट डेंसिटी, क्योंकि वो करंट अपॉन एरिया होता है, तो प्यारे बच्चों एरिया तो चेंज हो ही रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड आप सबको पता है कि वो भी एरिया पर डिपेंडेंट होती है ना, I बराबर NEAVD, राइट। तो वो भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है वो भी चेंज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के,
राइट। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, सिर्फ करंट यहां पर कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे यह कहा जा रहा है कि भैया नॉन ओमिक सर्किट्स के एग्जांपल दे दीजिए। तो बेटा नॉन ओमिक सर्किट्स जो होते हैं वो जैसे वैक्यूम डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, थर्मिस्टर्स हो गए, गैस डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब नॉन ओमिक सर्किट्स के एग्जांपल हैं प्यारे बच्चों। देखो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह है ना, ये सब आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, आपके सिलेबस में अभी आगे आएगा। जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब ये सब आपके सिलेबस में आ जाएगा। गैस डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जैसा ट्यूबलाइट का जो ट्यूब होता है उसके अंदर भी गैसेस होती हैं, है ना, उसमें आयंस होते हैं, तो उस तरह की कुछ बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वो आप सब लोग जानते ही हो, केमिस्ट्री में भी आप सब ने फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर पूरा पढ़ रखा है सॉल्यूशन के नाम का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें आयंस हो, प्लस माइनस दोनों चार्जेस हो, दोनों मूवेबल हो, दोनों ही मूव करते हैं, राइट। तो ये जो है सीधा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है आज के सेशन का, राइट, लास्ट सेशन है। और मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मैंने आप लोगों को कैपेसिटर जब पढ़ाया था तो कैपेसिटर में भी इसी तरीके का एक इनफाइनाइट लैडर का एक क्वेश्चन मैंने कराया था। तो आपके सामने है, कह रहे हैं डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट का सप्लाई। अब बात आई कि सर 12 वोल्ट का सप्लाई तो कहीं पे यहां दिखाई नहीं रहे हैं। तो बेटा जब मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो भी मैंने कहा था, और यहां पर भी मैं बता रहा हूं, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं तो 12 वोल्ट का सप्लाई भी आप इन्हीं के बीच में जोड़ोगे जब भी रिक्वायरमेंट होगा तब, राइट। 12 वोल्ट का सप्लाई आप इसी ए और बी के बीच में ही जोड़ोगे, राइट। फिर हमसे कह रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो ठीक है भैया, अगर सेल है तो सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा 0.5 ओम का, वो भी सही है, ठीक है। हर एक रेजिस्टर 1 ओम का है तो लिखा भी है। हमसे कह रहे हैं बस करंट बता दो। देखो कहीं ना कहीं यहां पर क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो V बराबर IR तो बोलो हम लोग कर ही लेंगे यार, करंट तो निकल ही आएगा। तो मैं आप लोगों को पूरे 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, धड़ाधड़ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है कि मैंने कैपेसिटर में क्या बताया था। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हिंट दे दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हिंट दे दे रहा हूं क्या करना है। अब ये आप समझो, अब ये आप समझो कि क्या करना है। चलो जल्दी से आंसर करो, धड़ाधड़ आंसर करो। हाँ भाई, तो पोल स्टॉप हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपसे यह बताया था कि अगर किसी समुद्र में से मैं एक लोटा पानी निकाल भी लूं, एक बाल्टी पानी निकाल भी लूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समुद्र के ऊपर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पूरे इनफाइनाइट लैडर में, क्योंकि लैडर बहुत बड़ा है, तो अगर मैं एक पार्ट कट भी कर दूं तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वही इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी होगा, राइट। यानी कि अगर मैं कट करने के बाद का डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो ये रहा 1 ओम, ये रहा 12 वोल्ट, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, है ना, ये रहा हमारा फिर से 1 ओम, राइट, और ये रहा हमारे पास ये वाला 1 ओम, ठीक। इसके लेफ्ट से मैंने काटा था,
ये मैंने अभी पूरा इतनी चीजों को मैंने बना दिया है, इसके लेफ्ट से मैंने काट रखा है, यानी कि इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आ रहा है, पूरे का जो इक्विवेलेंट है, अगर मैं उस इक्विवेलेंट को x मान लूं, है ना, मैं ये मान लूं कि इस पूरे लैडर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो x के बराबर है, तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल वो x यहां पर आ जाएगा कि भाई केवल एक पार्ट छोड़कर बाकी सब का इक्विवेलेंट कितना है x, राइट। और इस पूरे का भी इक्विवेलेंट कितना है x, राइट। अब इस पूरे सर्किट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपके सामने सॉल्व करके आपको मैं दिखा रहा हूं, तो जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये वाला x और ये वाला 1 बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सबको दिख रहा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या एलसीएम लेकर के r1 r2 बटे r1 प्लस r2, यानी x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। इनका इक्विवेलेंट आ गया। उस इक्विवेलेंट के साथ ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 0.5 किस में है बेटा, सीरीज में है। सो प्लस प्लस, इनफैक्ट अगर मैं ये सेल की बात अभी ना करूं, यहां पे ये 12 वोल्ट ये सब हटाओ, है ना, ये मैं इसको एज इट इज ऐसे कर देता हूं जैसा क्वेश्चन था हमारा, ये A है, ये हमारा B है ना। तो A और B के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो X के ही बराबर है, यही मैंने समझाया। ये दोनों पैरेलल में है, सॉल्व मैंने किया। इस इक्विवेलेंट के साथ ये 1 और ये 1 हमारा किस में है, सीरीज में है, और नेट इक्विवेलेंट जो आएगा रेजिस्टेंस वो भी X के बराबर होगा, राइट। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। सब लोग मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझो बेटा, ठीक। देखो, मैंने आप लोगों को यह बताया कि अगर इस इनफाइनाइट लैडर, बड़े से लैडर में से अगर मैं केवल एक इतना पोर्शन अगर मैं काट के हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, है ना। यानी कि पूरे का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर x के बराबर है तो इतना काटने के बाद, ये पोर्शन काटने के बाद, ये जो बचा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन बचा है, इतने पूरे का इक्विवेलेंट भी x ही होगा, राइट। तो हमने ये मान रखा है कि भाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x के बराबर है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये x यहां पे लग जाएगा भाई, इस पूरे की जगह x आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये x और ये वाला 1 बेटा पैरेलल में है, पैरेलल को हमने सॉल्व किया, कितना आएगा, x अपॉन x प्लस 1। आप पैरेलल का फॉर्मूला अपने हिसाब से लगा लो, यही आपका आ जाएगा। जो भी पैरेलल का इक्विवेलेंट इनका आया, उसके साथ ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम सीरीज में है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 के बराबर, राइट। और पूरा इक्विवेलेंट कितना आना था हमारा, x के बराबर। ये मैंने यहां पर सॉल्व किया है। एलसीएम लेते हैं, x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 1। तो ये बनेगा भैया x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x, राइट। तो ये तुम्हारा x से ये वाला x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये भी ना आता हो तो सीधे आप लोग क्लास जो है 8th 9th 10th में जाएं, यहां आपका कोई काम नहीं है। अंडर रूट के अंदर बनेगा 12, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, वो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बिकम 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, राइट। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 में 1 ऐड कर देंगे तो 2.732 बन जाएगा। कितना, 2.732 ओम के बराबर। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। और हम लोगों से पूछा गया भैया करंट के बराबर, तो करंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, करंट जो है दैट इज ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ की वैल्यू है भैया 12 वोल्ट, कैपिटल आर जो हम लोगों ने निकाला है वो है 2.732, इसके साथ 0.5 हम लोग और ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.5 ऐड करोगे आप तो ये बनेगा 12, 3.232, राइट। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। और 3 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 3 पॉइंट। इसको डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई
3.232, तो ये 3.712 आ जाएगा, 3.712, राइट। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। 44% बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। अगर आपने ईमानदारी से किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। अभी मैं देखूंगा ओवरऑल क्या क्या रैंक आप लोग की बन रही है। जितेश, ऋत्विक, इल्मा और निहारिका सलोनी, इतने बच्चे हैं, वेरी गुड, राइट। सो इसका जो है बेटा वो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो ये देखो 3.713 ये हमारा आंसर आ रहा है। अब जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भैया? किसी को प्यारे लाल बाल गोपाल कोई दिक्कत तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई इशू तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में? सर प्लीज आई कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन इन डीप प्लीज। प्रणव कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया। प्रणव भाई यहां पर ये कहा गया कंडक्टर है जिसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना था कि भाई करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, इनमें से क्या कांस्टेंट है? तो सिर्फ और सिर्फ बेटा करंट कांस्टेंट होगा, बाकी सारी चीजें एरिया पर डिपेंड करती हैं। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोचना चाहिए कि आखिर बाकी चीजें एरिया पर डिपेंड कैसे करती हैं। एक बार सोचिएगा, नहीं आएगा तो फिर से हम लोग बात करेंगे। सर एक्स क्यों लिया? आमिर भाई तुम एक्स मत लो, तुम आर ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवेंद्र कह रहे हैं सर सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन हियर बट प्लीज टेल मी आई स्कोर्ड 85% टेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट बोर्ड्स, कैन आई स्कोर 95? देखो यार ऐसा है, एक बात समझ लो, अगर आपके अभी 85% आए हैं तो यार ये अच्छा साइन है। थोड़ा सा और मेहनत करो, धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा। अभी तो पहला दूसरा टेस्ट है ना, अभी ये सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। अभी तो इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है आपके पास। आप सब सिर्फ मेहनत करते रहिए, है ना, ये बढ़ेगा बेटा। अभी सर पोल में टिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, क्या जितने अननोन रहेंगे उतना ही इक्वेशन बनाना है? बिल्कुल भाई आयुष, जितने अननोन्स होते हैं क्वेश्चन में उतनी इक्वेशन हमको चाहिए ही चाहिए, राइट। वन शॉट प्लीज। अरे तो भैया विष्णु तुमने ध्यान से सुना होता तो भैया कल तो हम वन शॉट लेने ही वाले हैं। डायोड क्या होता है बेटा अभी सिलेबस में नहीं है, उसके लिए टेंशन मत लो, है ना। चलिए सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, दिस वॉज योर टूडेज क्लास। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, राइट। जो बचे हुए जो 4-6 क्वेश्चंस बचे होंगे एनसीईआरटी के उनको भी आप लोग ट्राई करना, वो सिंपल रहे होंगे इसलिए मैंने उनको छोड़ रखा है यहाँ पर, है ना। वो आप लोग सभी लोग ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। आई होप ये लेक्चर ओवरऑल आप सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग लेक्चर की रेटिंग करिएगा। बाकी लोग भाई बहुत सारे बच्चे जो है लेक्चर की रेटिंग नहीं करते हैं, खाली लेक्चर देख करके निकल लेते हैं, राइट। सो आप सभी को नेक्स्ट क्लास तक फॉर्मूला शीट मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल हम लोग इस चैप्टर का एक बार वन शॉट रिवीजन करेंगे कल की क्लास में, राइट। और हाँ लीडर बोर्ड देख लेते हैं, बिल्कुल भाई लीडर बोर्ड देख लेते हैं। आज की क्लास में 6 में से 6 क्वेश्चन सही किए हैं श्रेया सिंह ने, फिर लक्ष्य चौहान, ये 2 बच्चे हैं भैया जिन्होंने 6 में से 6 क्वेश्चन सही किए हैं। और इन सभी के लिए मैं क्लैप करता हूं क्योंकि क्वेश्चंस बढ़िया थे और आप सब ने, आप 2 बच्चों ने अगर बढ़िया किया है तो ये तारीफे काबिल है, बहुत ही बढ़िया है। प्रवीण, जानवी, भूपेश, मीनाक्षी, संदीपन, ये राजबाला, फिर ये साइली और आकाश, ये इतने बच्चे हैं, इन सब ने 5-5 क्वेश्चंस सही किए हैं। सो बहुत ही बढ़िया है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और जो बच्चे अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, वो लोग बिल्कुल भी घबराए मत, बिल्कुल भी डरे मत, है ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देख करके किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। किसी क्लास में आप लोग याद दिलाओगे तो मैं अपनी भी लाइफ की कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगा कि कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, राइट। अगर आप निडर होकर के खेल खेलते हो तो यार ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी यार, है ना। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के खेल खेलना चाहिए, लेकिन आखिरी दम तक खेलना चाहिए, राइट। सो ये था हमारा आज की सीख भी है इस सेशन से, इस लेक्चर से। चलिए आप सभी को जाते जाते एक बढ़िया सी शायरी सुना देते हैं, आप सभी के लिए है। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा,
बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आंख में इस तरीके से पानी रखने से कोई फायदा नहीं है अगर आप सीरियस नहीं हुए तो। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ थोड़ा सा सीरियस हो जाने का। थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे सब कुछ चकाचक बढ़िया रहेगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।